आती है उसके बुरे प्रभाव की वजह से ज्यादा है चरस और इस तरह की चीजों के लिए। तो जो लोग जानते भी होंगे तो वो भांग को या तो होली पे यूज होने वाला या फिर कोई उसको एज अ ड्रग की तरह से यूज करने के लिए जाना जाता है। तो अभी कुछ सालों से ये अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, ये कुछ सालों से नहीं, आयुर्वेद में तो जब से उस शास्त्र का उत्थान हुआ है तभी से इस प्लांट का वहां पे व्याख्यान किया गया है। एक्सप्लेनेशन इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस में एक्सप्लेनेशंस हैं, बट अभी कुछ सालों से बिकॉज इसको नाम लेना भी अपने आप में एक टैबू है कि इसको लोग बचते थे कि भांग मेडिसिन का भी यूज हो सकता है कैनाबिस का। लेकिन अब कुछ सालों से जब इसका थोड़ा सा पॉपुलैरिटी बढ़ी और इसकी इंडिकेशंस को देखा गया कि ये काफी इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तब से एक नई पॉइंट टर्म की गई जिसको मेडिकल कैनाबिस कह सकते हैं। तो बेसिकली इट इज अ प्लांट बेस्ड मेडिसिन एंड बेस्ड फ्रॉम आयुर्वेदा। जी सर। तो सर मेडिकल सीबीडी के क्या क्या यूजेस होते हैं? देखिए सीबीडी जब आप कहते हो तो सीबीडी एक अल्कलॉइड है जो बहुत सारे अन्य अल्कलॉइड्स के साथ में भांग में पाया जाता है। उसके अल्कलॉइड जब कहते हैं तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, तो वो सीबीडी के रूप में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज, क्योंकि उसमें सीबीडी रहता है, सीबीडी की तरह से ही और अल्कलॉइड्स भी होते हैं और साथ में टीएच भी होता है। तो सीबीडी जो है वो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज उसमें ज्यादा पाई जाती हैं। इसीलिए माना गया है और देख भी रहे हैं अभी रिसर्चेस में कि वो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी उसकी प्रूव हो रही है। इट इनहेंस द ऑटोफेगी। ऑटोफेगी मींस अ सेल्फ सुसाइडल टेंडेंसी ऑफ एनी सेल, क्योंकि जो सेल पैदा होता है डेफिनेटली उसको एक ना एक दिन मरना है। बट कैंसर के कंडीशन में क्या होता है कि वो सेल्फ सुसाइडल टेंडेंसी कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है और सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं और एक अनयूजफुल ग्रोथ पैदा करते हैं बॉडी में, जिसको कैंसर कहते हैं। तो ये डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स ये शो कर रहे हैं कि कैंसर जो कैनाबिस है, जो सीबीडी है, वो उस प्रॉपर्टी को बढ़ाता है और कैंसर सेल्स की एक्टिविटी को कम करता है और उस ग्रोथ को इनहिबिट करता है। जी सर। तो सर जैसे अभी आपने बताया कैंसर में इसका यूज, मतलब एग्जैक्टली क्या कैंसर में, कैंसर की ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प करेगा ये? तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर उस तरह से हम उस एंगल से सोचना शुरू करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कैंसर क्यों हो रहा है। अब उसका अगर ऐसा कोई साइंटिफिक नहीं मिल पा रहा है, कुछ कह देते हैं टोबैको से होता है, पॉल्यूशन से हो रहा है, बट दीज आर ऑल आर नॉट डायरेक्ट कॉजेज। डेफिनेटली दीज आर, ये सब जो है हेल्पफुल कारण हो सकते हैं कैंसर को पैदा करने का, बट कुछ ऐसे कारण जरूर होंगे, क्योंकि हर किसी की बॉडी में कैंसर सेल्स हैं। वो कैंसर नामक बीमारी में कब कन्वर्ट होते हैं? जब उनको फेवरेबल सिचुएशन मिलती। और वो फेवरेबल सिचुएशन क्या है? अब किसी भी बीज को अगर पौधा बनना है तो क्या चाहिए? सबसे पहले अच्छा पानी चाहिए, खाद चाहिए, है ना, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, तब जाके वो पेड़ बनता है। नहीं तो चुपचाप बैठा रहता है वहीं पे, नहीं है तो नहीं होगा, खराब हो जाएगा कुछ। अब कैंसर सेल, अगर किसी कैंसर सेल को उस बीमारी के रूप में ग्रो करना है तो डेफिनेटली उसको वो ग्रोथ करने के जो उसके फैक्टर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स उसको मिलने चाहिए। तो जैसे किसी ने कहा पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी एक कारण हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर्स भी कारण हो सकते हैं, पर हम जो खाना खाते हैं उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो डायरेक्टली कैंसर सेल्स की ग्रोथ में मदद करेंगे, या उसको लॉन्ग टर्म में वैसी बॉडी में ऐसी एक सिचुएशन बनेगी जिसको हम इंफ्लामेशन कह देते हैं। तो लॉन्ग टर्म इंफ्लामेशन जो है वो भी एक कैंसर का एक कारण है। तो अब अगर किसी चीज को आपको ट्रीट करना है तो उसके जो बेसिक कारण है पहले उनको रोकना पड़ेगा। मान लो एक मिलिटेंट है, उसके हाथ में जब तक गन नहीं है तब तक वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। और कैंसर सेल्स के साथ भी यही होता है कि वो अपने ही सेल्स हैं, वो कहीं बाहर से तो आए नहीं। कुछ डिजीज को छोड़ दें जहां एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर बनाने के, अदरवाइज ये अपने ही सेल हैं जो डिफरेंटली बिहेव करना शुरू करते हैं और वो कैंसर सेल्स को कैंसर के रूप में बन के शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं और व्याधि पैदा करते हैं।
ठीक है। तो जब उस ग्रोथ पैदा होगी तो अब हमें समझना है, जैसे मैंने कहा कि जैसे किसी मिलिटेंट के हाथ में जब तक गन ना हो तो वो मेरे और आपके जैसा इंसान है। तो मुझे उस रूट कॉज को पकड़ना है कि जहां से वो गन आई कहाँ उसके हाथ में, तो उसको देखना पड़ेगा हमें कहाँ से उसकी एमिनेशन की सप्लाई कहाँ से हो रही है। तो बॉडी में जब हम उन फैक्टर्स पे काम करेंगे जो उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, जो कि सबसे बड़ा कारण है कैंसर पैदा करने का, तो उस इन्फ्लामेशन पे काम करने के लिए हमारा आहार भी, डाइटरी फैक्टर्स डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होंगे। दूसरे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो उस खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाए और हमें जो बॉडी को न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए वो न्यूट्रिशन मिल पाए उस जगह पे उस वक्त। क्योंकि मैं अब सिर्फ आपके सामने कैनाबिस के आयुर्वेदिक एस्पेक्ट को ही रखूंगा, तो जो कैनाबिस है या भांग है उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे गट की अब्जॉर्प्शन पे भी काम करती है और हमारे ब्रेन पे भी काम करती है। देखिए अगर, और ये गट और ब्रेन, जो हमारा इंटेस्टाइन है, आंतड़ियां हैं, और जो हमारा दिमाग है, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। अगर एक में डिस्टर्बेंस होती है तो दूसरे में ऑटोमेटिकली डिस्टर्बेंस हो जाती है, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ब्रेन की वजह से गट डिस्टर्ब होता है और गट की वजह से ब्रेन डिस्टर्ब हो सकता है। तो गट की जो अब्जॉर्प्शन और गट की जो इंफ्लेमेशन है उसको रोकने के लिए कैनाबिस एक ऐसी हर्ब है जो दोनों फंक्शंस पे काम करती है, हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है, और जैसे मैंने कहा कि फर्मेंटेड फूड कैंसर की ग्रोथ में बहुत मददगार होता है। तो हम एक कॉइन टर्म है आयुर्वेद में जिसको आम कहते हैं, दैट मीन्स, क्योंकि खाना खाने के बाद एक न्यूट्रिटिव कंपोनेंट बनता है, क्योंकि खाना इटसेल्फ तो नहीं चला जाएगा कि चपाती खाई तो सीधा ब्लड में गई, या दाल खाया या प्रोटीन खाया या पनीर खाया, उसका तो एक न्यूट्रिटिव कंपोनेंट बनता है जो कि पूरी सर्कुलेशन में जाके हर एक सेल को न्यूट्रिशन देता है। अब वो कह रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पैदा होती है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो उसके बाद जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट बनना चाहिए था वो उस तरह से नहीं बना जिस तरह से बनना था। तो उसमें फर्मेंटेशन पैदा हुई और उसने जाके मॉल नरिश्ड या माल फॉर्म्ड जो रस धातु थी वो जाके सेलुलर लेवल तक पहुंची और वहां पे इंफ्लेमेशन पैदा। तो ये कैनाबिस मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों तरह के स्ट्रेस को कम करता है, और हमारी जो बॉडी है वो हार्मनी में और सिंक्रोनाइज्ड वे से काम करना शुरू करती है, और फिर जो हेल्दी सेल्स को न्यूट्रिशन मिलती है और कैंसरस सेल्स को न्यूट्रिशन कम हो जाती है। तो ये एक फैक्टर है जो जिसकी वजह से कैनाबिस इस तरह से काम करती है। तो जो आयुर्वेद की पैथोलॉजी है वो बहुत ही बेसिक से काम करना शुरू करती है। वी आर नॉट जस्ट जंपिंग ऑन द कैंसर सेल्स डायरेक्टली कि ओके ये कैंसर हो गया, हमें तो वहां से काम करना है। क्योंकि देखिए सर्जिकल प्रोसीजर्स और ये सब करने के बाद भी रीअकरेंस होती है। व्हाई इट इज दैट? बिकॉज उसको कहीं ना कहीं से जो न्यूट्रिशन का सोर्स था वो कंटिन्यू रहा और उसने वो दोबारा उसको पकड़ के दोबारा रीग्रोथ हुई। तो अब जब कोलैबोरेटिव अप्रोच की बात आती है तो बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स, कीमोथेरेपी, रेडिएशन के साथ में हम कोलैबोरेटिव आयुर्वेदा को अब इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि रियकरेंस के चांसेस कम हो जाएं, ड्यू टू कीमोथेरेपी और रेडिएशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कम हो जाएं और पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मेंटेन रहे। तो ये है जो हम ब्रीफली मैं कह सकता हूँ, अदरवाइज इट इज अ वेरी वास्ट थिंग विच कैन टेक hours together, but briefly this is the scenario which we can say that this is a way that their side जहाँ पे कैनाबिस काम कर रहा है। जी सर। तो सर जैसे कि आपने काफी अच्छे से अभी एक्सप्लेन किया ट्रीटमेंट के बारे में कि ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प करेगा। सर ये भी बहुत सुनने में आता है कि जो कैंसर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब जो पेन होता है ना, नोजिया, वॉमिटिंग और नींद नहीं आती है, उसमें भी बहुत सुना जाता है कि मेडिकल सीबीडी काफी हेल्प करता है। तो उसके ऊपर आप क्या बताना चाहोगे? वन मिनट या सर। प्रॉब्लम। तो एक और रिपीट करेंगे क्योंकि मैं थोड़ा सिग्नल की वजह से कुछ मुझे सुन नहीं पाया मैं। जी सर।
सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने अभी ट्रीटमेंट के बारे में इतना अच्छे से समझाया कि वो कितना हेल्प करता है, सर ये भी बहुत ज्यादा बताया जाता है कि वो साइड इफेक्ट्स में कितना हेल्प करता है, स्पेसिफिकली पेन मैनेजमेंट में, और जैसे नींद कम आती है और भूख नहीं लगती है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, जहां पेन की बात आती है तो जो डायरेक्ट इंडिकेशन, कुछ एक हर्ब्स की डायरेक्ट इंडिकेशंस होती हैं, तो जो कैनाबिस का इफेक्ट है वो पेन पे बहुत अच्छा है। ये पेन के पैरामीटर जो वायु का, जिसकी वजह हम आयुर्वेद को कंसीडर करते हैं कि जो अग्रेसिव एयर फैक्टर है वो आपके पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको ये अच्छी तरह से टैकल करता है और पेन की जो सेंसेशन है उसको कम करता है। और आपने आपने कहा कि नोजिया वॉमिटिंग, तो जब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, उसको रेगुलराइज करता है और फूड की डाइजेस्टिव प्रोसेस को इनहेंस करके नोजिया वॉमिटिंग और जीआई के रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं उनको कम करता है। और तो ये यूजुअली जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन के टाइम पे यही चीजें जो है वो ज्यादा ट्रबल करती हैं हमें, क्योंकि पेशेंट वीक फील करता है, पेशेंट नोजिएटिंग होता है, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। और जो सीबीडी हैं, जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स हैं, वो हम यूज करते हैं तो हमारी मेंटल एंजाइटी में कामनेस आती है और नींद की क्वालिटी बेटर हो जाती है। जी सर। तो सर एक ये डाउट है, बहुत कॉमन है और लोग अक्सर पूछते हैं कि फिर मेडिकल सीबीडी का यूज इंडिया में लीगल है या नहीं है, और ये जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं इनसे अप्रूव्ड होता है कि नहीं होता है? देखिए, अभी जब हम सीबीडी की बात करेंगे तो इंडिया में सीबीडी नाम की कोई चीज नहीं है। इंडिया में कैनाबिस को एज अ होल यूज किया जा रहा है, मींस द फुल स्पेक्ट्रम, जिसमें लीफ एक्सट्रैक्ट को अलाउ किया गया है। क्योंकि सीबीडी की हम बात करते हैं तो सीबीडी एक अल्कोलाइड है जिसको जिसको आपने, जस्ट गिव मी सेकेंड, सम डिस्टर्बेंस, कफ का लग देना। सो हाँ, तो इंडिया में अभी तक आइसोलेट नहीं किया जा रहा है किसी भी चीज को। जो इंडिया में जो कैनाबिस का यूज अलाउ किया गया है, आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने, आयुष विभाग ने कैनाबिस बेस्ड मेडिसिन की परमिशन पहले भी थी बहुत सालों से, जो क्लासिकल होती थी बीच में, लेकिन कुछ जो अकेले जो प्लांट को लेके कुछ टैबूज थे, उसकी वजह से बीच में कुछ कमियां आई, लेकिन अभी आयुष विभाग ने इसको अप्रूव किया है। लेकिन इंडिया में पाए जाने वाले सभी प्रोडक्ट्स जो हैं वो फुल स्पेक्ट्रम लीफ एक्सट्रैक्ट हैं, जिसमें सभी तरह के अल्कलॉइड्स होते हैं विद इन द लिमिट, जिसमें टीएचसी जो साइकोट्रोपिक है, जो जिसकी वजह से जो 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 कहते हैं कि नशे के जो सिम्टम्स हो सकते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट, उसको एक पैरामीटर है कि 0.3% से कम उसकी परसेंटेज को रखते हुए फुल स्पेक्ट्रम एक्सट्रैक्ट को यूज करने की परमिशन है। और डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर पेशेंट इसको यूज कर सकते हैं। ओके सर। तो सर एक ये क्वेश्चन भी है कि क्या मेडिकल सीबीडी के यूजेस पर रिसर्च स्टडीज या क्लिनिकल ट्रायल्स ये सब भी होते हैं? देखिए, इंटरनेशनली बहुत सारे हैं और इंडिया में अभी 2018 के बाद से थोड़ा एक्सटेंसिव काम होना शुरू हुआ है। तो अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं पाइपलाइन में हैं, बहुत सारी रिसर्चेस, इंडिविजुअल केस पेपर्स तो बहुत सारे हैं, बट जो एक्सटेंसिव रिसर्च हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में अभी चल रही हैं और अच्छे उनके जो आउटपुट है वो आ रही है। जी सर। तो सर एक ये भी क्वेश्चन है, लाइक मेडिकल कैनबिस अगर हम प्रिस्क्राइब डोसेज में ले रहे हैं, तो सर क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लाइक बहुत ज्यादा नींद आना, या लोग बोलते हैं ना, एक वो टर्म यूज करते हैं कि हाई वाला, ऐसे जो फीलिंग होती है, ऐसा कुछ भी होता है? देखिए, अभी ऐसा है, इसमें मैं एक आपको चीज बताऊंगा कि पॉइजन की कोई डेफिनेशन नहीं है। देयर इज नो डेफिनेशन फॉर पॉइजन। उसमें इतना कहा जाता है, एनीथिंग बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब क्वांटिटी कैन बी पॉइजन, तो दैट कैन बी वाटर और एनीथिंग। सो अगर पहली चीज तो अगर कोई उसको प्रेस्क्राइब डोजेस से बाहर लेगा, डेफिनेटली इस तरह के साइड फॉगिनेस या अनबैलेंस और इस तरह की कंडीशंस आती हैं। बट अगर प्रेस्क्राइब डोजेस में और डॉक्टर के कंटिन्यूअस फॉलोअप में अगर आप इसको देखते हो तो ऐसा नहीं होता। यस, पेशेंट टू पेशेंट चीजें वेरी करती हैं,
इसीलिए डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत जरूरी है, ताकि वो एक स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड पे पहुंच पाए जहां पे पेशेंट को वो डोज प्रेस्क्राइब कर पाए जिसकी वजह से उसको किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो। ऐसा कभी नहीं कह सकता कि देने के बाद कुछ चेंजेस आते हैं, तो जो भी आए आपके डॉक्टर को पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, सो दैट कि ही कैन गाइड यू ऑन दैट कि आप उससे कैसे टैकल करें, डोजेस को कम करना है या किस समय लेना है। वो है माइक्रो डोजिंग। कैनाबिस में माइक्रो ध्यान देने की बात यह है कि बहुत कम डोज के साथ उसको शुरू करना चाहिए। ये नहीं है कि हमें रिजल्ट देखने के लिए इमीडिएटली कुछ, क्योंकि ये स्लोली प्रोग्रेसिव होती है। जब वो की और लॉक जैसा सिस्टम है, जब वो कैनाबोनाइड सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है तब बॉडी में चेंजेस शुरू होते हैं। लेकिन बहुत जल्दबाजी में कुछ लोगों को ऐसा करते हैं कि इसकी डोजेस बढ़ा देते हैं या डॉक्टर्स देते हैं, तो वो इफेक्ट करने की बजाय साइड इफेक्ट्स भी कर सकता है। जैसे मैंने कहा टॉक्सिक या हाई होने जैसी आपने कहा, ऐसे लोगों को कंप्लेंट्स करते हैं, बट जरूर उसमें डोज के साथ में छेड़छाड़ होती है। तो डॉक्टर्स की गाइडेंस, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करूंगा, ये कोई ओटीसी प्रोडक्ट नहीं है, ऑन द काउंटर जाके खरीदने वाली चीज नहीं है। आप कोई भी जो इसको यूज करना चाहता है, he should take proper consultation under the guidance of a able doctor who can guide you, who is aware of this subject. So अगर आप ऐसा करते हैं, then I don't think there will be any problem of any kind of any symptom. जी सर। तो सर एक क्वेश्चन ये भी था, लाइक काफी लोग पूछते हैं प्रिस्क्रिप्शन के बाद दैट कितने टाइम में इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं कैंसर पेशेंट्स में स्पेसिफिकली। देखिए इट डिपेंड्स कि किस स्टेज पे केस आ रहा है। ऐसी है क्योंकि आई एम श्योर कि जब भी लोग मेडिकल कैनबिस की तरफ सोचना शुरू करते हैं तब तक वो केस बहुत एडवांस स्टेज पे जा चुका होता है। एंड पीपल एक्सपेक्ट्स, it is very unfortunate situation. I know the situation of the family is very critical and used to be very critical at that time. और वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से कोई चमत्कार हो जाए, बट मेडिकल फील्ड में कोई भी चीज चमत्कार की एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट किस कंडीशन में है और वो डिजीज कितनी एडवांस हो चुकी है। उन सारी चीजों पे उसके रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। शुरू होने के लिए 4 से 5 डोजेस में भी पेशेंट रिजल्ट देखना शुरू करता है, और अप टू 21 डेज एंड 40 डेज भी कई बार डिजायर्ड रिजल्ट लगने के लिए आते हैं। जी सर। वी कैनॉट प्रिडिक्ट द थिंग्स इन एडवांस कि इतने दिन में हो जाएगा। ये आयुर्वेदा में नहीं हो सकता, बिकॉज आयुर्वेदा थिंग्स की हर एक इंडिविजुअल अपने आप में एक अलग एंटिटी है, और पिछले वाले के एक्सपीरियंस के हिसाब से हम अगले वाले पे प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। वो उसी की बॉडी के साथ में वो ड्रग कैसे बिहेव कर रही है वो हमें पता चलता है। राइट सर। मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि जिन भी लोगों के डाउट्स हैं वो चैट पे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जैसे अतुल जी ने भी अभी हैंड रेस किया है, तो एक बार सारे क्वेश्चंस हो जाने के बाद हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जस्ट एक और क्वेश्चन है, सर कैन यू सी माय वीडियो? नो, I don't know. I have I've turned it on many times. Zenon को Actually, I didn't know about this. मैंने video, अभी I'm देखा. not able to see your video. Yeah, so just a second. Just give me 1 second. Sir, can you see it now? 1 minute. No, Anyway, no. sir, I don't know इसमें क्या No problem. प्रॉब्लम आ रही है. No problem. Yeah.
Anyway, sir, we can we will resume with our session because इस वक्त अभी मैं अगर मैं इधर से वीडियो वापस से ज्वाइन करती हूँ अगर सेशन, तो फिर सब लोगों का एग्जिट हो जाएगा. No issue, no So issue. Just carry on. या यस सर. तो सर सर सीबीडी लेने के क्या क्या वेज होते हैं एडमिनिस्टर करने के, जो सबसे कॉमन होते हैं जो प्रिस्क्राइब करे जाते हैं? मैं अगर देखिए, जो क्लासिकल आयुर्वेदा में है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में था, जहां पे डायरेक्टली रॉ लीफ एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है. बट अभी जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हुई हैं उसमें सीबीडी का टिंचर फॉर्म में है, जहां पे सर्टेन परसेंटेजेस ऑफ दिस सीबीडी, we should not use the term CBD because it is not exactly the CBD, but we can say the cannabis. So extract form में cannabis किया जाता है up to certain percentage, like 10% or 50% of like 1500 mg, 1000 mg, 30,000 mg in 30 ml. तो इस तरह की different जो डोजेज में या जो डिफरेंट परसेंटेज में बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं. सो दे आर इन ड्रॉप्स फॉर्म or small extract form, and in some of them are like in tablet form, but popular forms are in the drops form. जी सर. तो सर एक ये काफी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक मतलब मेडिकल कैनबीस को यूज करने के लिए वो बोलते हैं कि ऑनगोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट अगर चल रहा है तो क्या मतलब उसके साथ क्या वो इंटरफेयर कर सकता है या फिर वो सेफ होता है ट्रीटमेंट के दौरान लेना? देखिए, ऐसा सेफ है एज सच. मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक कोई ऐसा इवेंट तो नहीं आया है कि ड्यूरिंग यूजेस कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है. हाँ, हम ये कह देते हैं कि जिस दिन आप ले रहे हो उस वक्त आप ना लो, और अगले नेक्स्ट डे से जब कीमो या ऐसी कुछ चीजें चल रही हैं उसको रोक के नेक्स्ट डे से शुरू कर सकते हैं. एंड इवन इट इज हेल्पफुल फॉर कॉपिंग अप जो साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑनगोइंग कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के हैं. बट अदरवाइज नो इवेंट रिपोर्टेड विद मी, बट यस इट शुड बी अंडर द गाइडेंस ओनली. एंड इट इज गुड, इट गोज गुड फॉर दिस. बट कुछ ऐसे एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हो पेशेंट्स, तो दे शुड टेल देयर डॉक्टर, देन ओनली दे शुड स्टॉप इट. एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या कुछ हाइपरटेंशन के केसेस हैं या उस तरह की दवाइयां ले रहे हैं या कार्डियक केसेस हैं, उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ में डॉक्टर की गाइडेंस पे यूज कर सकते. जी सर. तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि एंटीबायोटिक्स या अगर हाइपरटेंशन केसेस हैं, तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि क्या कोई ऐसे भी कैंसर के केसेस हैं जिनमें टिपिक मतलब एडवाइस नहीं करा जाता है मेडिकल कैनबिस का यूज? देखिए, ऐसा बहुत सारी चीजें, मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें होनी बाकी हैं, इस तरह के कैलकुलेटेड डेटा बनाना या इस तरह का. बट यस, ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जहां पे इसको ना यूज किया जा सके. बट ऐसे कंडीशन जहां में आयुर्वेदा के एस्पेक्ट, जहां पे पित्त की कंडीशन, जहां जिनका बॉडी टेम्परामेंट थोड़ा सा हीट की तरफ रहता हो, उन लोगों में बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उनकी डोजेस बहुत ही कम देनी पड़ती है हमें. नहीं तो ये भी अपने आप में थोड़ा सा हीट साइड पे इसका नेचर होता है, पोटेंसी होती है, तो उन लोगों में थोड़ा इफेक्ट करता है. तो उनकी डाइट को रेगुलराइज करते हुए और बहुत ही कम डोजेस के साथ में इसको देते हैं. इसीलिए बार बार जो मैं शब्द कह रहा हूं ना कि डॉक्टर उनको बात करे, कंसल्ट करे और उनकी बॉडी टाइप्स के बारे में जाने और फिर उनको प्रिस्क्राइब करें, तब इसमें कोई हार्म नहीं है. क्योंकि इसके साथ में कुछ तरह की कंट्रा इंडिकेशंस हो सकती हैं, कि जैसे बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड या रेड चिली और हीट करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, बहुत ज्यादा जिंजर या इस तरह की चीजें बहुत हाई क्वांटिटी में नहीं यूज करनी चाहिए. वो एक बार अगर आपकी बॉडी टाइप, पेशेंट की बॉडी टाइप पता चलती है, तो फिर एक आयुर्वेदा डॉक्टर उसको गाइड कर सकता है अकॉर्डिंगली. जी सर. तो सर एक भी था कि जनरली कब तक के लिए मतलब कैनबिस का बोला जाता है यूज करने के लिए? कोई ऐसी स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम तक ही करना है? हाँ, ये दोबारा से वही आ गए कि ये डिपेंड करेगा किस स्टेज पे पेशेंट है. अगर कोई कहता है एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो हम उनको कहते हैं कि अब
within 1 or 2 months we will try to stop it that also, because dependency on any kind of thing is not good. So अगर जब मैं स्वास्थ्य की बात करता हूं तो it should be without dependency on any kind of drug, तो उनको तो easily हम हो जाते हैं, but chronic cases हैं जैसे कैंसर जैसे cases हैं, but there is no harm for long term also. People, I have seen many cases take 6 months, 1 year, then डोजेस को हम क्या करते हैं कि जब एक थ्रेशोल्ड पे पहुंचते हैं तो वहां पे उस कुछ दिनों के बाद में लाइक 3 वीक्स और 4 वीक्स के बाद में हम उसको दोबारा से माइक्रोडोजिंग पे ले आते हैं और उसको बंद करके एटलीस्ट 1 वीक का गैप करने के बाद दोबारा से उस मिनिमम डोज पे शुरू करते हैं, एंड दैट मिनिमम डोज वर्क्स वेरी गुड एज इफ इट इज ऑफ द हाईएस्ट डोज, बिकॉज तब तक वो जो एक नेगेटिव फीडबैक क्रिएट होता है, देन व्हेन वी स्टार्ट इट अगेन देन इट अब्सॉर्ब्स वेरी गुड एंड इट गिव्स वेरी बेटर रिजल्ट्स. सो ये साइकिल है जहां पे हमें लाइक ब्रेक एंड इस तरह से करके इसको लॉन्ग टर्म यूज किया जा सकता है. जी सर. सर लाइक हमने मेडिकल कैनबिस के ऊपर काफी हमने डाउट्स डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस आयुर्वेदा रिलेटेड भी हैं. तो सर सबसे पहले यही था कि आयुर्वेदा क्या होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होती हैं? तो जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो इट इज नॉट जस्ट द मेडिसिन, तो इट इज अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ. तो जब अगर हम सिर्फ कह दें आयुर्वेदा मेडिसिन तो वो सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होगा जिसको हम लोग टच करेंगे. और मैं जरूर चाहूंगा कि जो हमारे सुनने वाले भी हैं, इफ दे आर हैविंग पेशेंस ऑफ लिसनिंग दिस, बिकॉज व्हेन वी जब हम आयुर्वेदा शब्द कहते हैं ना, तो इस शब्द के अपने आप में बहुत बड़े मायने हैं. ये 2 शब्दों से बना है. वह एक शब्द होता है आयु, और आयु मतलब एक लाइफ स्पैन, और उस लाइफ स्पैन में बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी बुरी सुख दुख, गुड फॉर हेल्थ बैड फॉर हेल्थ. तो उन सब चीजों को बताने वाला जो साइंस है जिसको वेद कहा, वो साइंस जो आपको ये गाइड करती है कि आपकी बेटर लाइफ के लिए क्या क्या जरूरी है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, फिजिकल मेंटल एंड सोशल स्पिरिचुअल, हर एस्पेक्ट को जो साइंस कवर करती है उसको हम आयुर्वेद कहते हैं. और जो मोटो ऑफ आयुर्वेदा है दैट इज स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, दैट मीन्स टू प्रिवेंट द हेल्थ ऑफ अ हेल्थी पर्सन. तो हमारा मेन गोल है आयुर्वेद का कि लोगों को बीमार ना हो, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, उस हर एक चीज को करना. और द सेकेंडरी गोल इज टू ट्रीट द डिजीजेस. सो वो है, बट प्राइम जो फोकस है दैट इज अ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जो आज के टाइम पे इस वक्त बहुत ही वैलिड है. क्योंकि जब हम लाइफस्टाइल की डिसऑर्डर की बात करते हैं या इस तरह की, तो WHO ने भी कहा है कि प्रेजेंट एरा की more than 75% of the diseases are preventable, not curable. Mark this word that 75% of the diseases को हम prevent कर सकते हैं, cure नहीं कर सकते हैं. Hypertension, diabetes, and they said including cancer. So cancer भी उसमें एक ऐसी disease है जिसको आप prevent कर सकते हो, not curable. तो जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो उसमें हमारा डाइट भी आएगा, उसमें लाइफस्टाइल भी आएगा, उसमें मेडिसिन भी आएंगी. जब ये तीनों अपने आप में कॉम्बिनेशन में वर्क करेंगे देन इट विल बी अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर दैट. तो आयुर्वेदा ये शास्त्र है जो आपको बीमार होने से बचाता है. और हमारे स्पेशली इंडियंस में मैंने देखा है कि लोग डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं. मैं कहता हूं डॉक्टर के पास तब जाना चाहिए जब वो बीमार ना हो, और बीमार ना होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये उस डॉक्टर से पूछना चाहिए. नहीं तो बीमार होने के बाद तो एक सिनेरियो है जो ट्रीटमेंट्स करना है, मेडिसिन देनी है, लेना है. बट अगर हम कहीं ऐसा कर पाए कि अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए हम बीमार होने से बच जाएं, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है. तो जैसे कहा भी जाता है कि इलाज से परहेज अच्छा है, तो आयुर्वेद के लिए ये कहावत एकदम सटीक बैठती है. तो आयुर्वेद वो शास्त्र है, और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के खाने को भी दवाइयों की तरह यूज किया जाता है, और भिन्न भिन्न प्रकार की औषधीय द्रव्यों का यूज किया जाता है,
भिन्न भिन्न मेटेलिक सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है, जिसमें गोल्ड, आयरन, सिल्वर, मर्क्यूरीज, एनीथिंग, जिसमें बहुत सारी दवाइयों को बहुत सारी मेटल्स का यूज करके। तो ऐसा कोई एस्पेक्ट लाइफ का नहीं है जिसको आयुर्वेदा ने टच नहीं किया है। आपके मॉरल कंडक्ट, सोशल कंडक्ट, सब कुछ, एवरीथिंग। जी सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आयुर्वेद एग्जैक्टली क्या होता है। तो सर एक ही मेरा ये क्वेश्चन था, लाइक कैंसर ट्रीटमेंट में अगर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट कोई लेना शुरू करता है तो क्या उससे ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स मैनेज हो सकते हैं या वो ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता है? जी डेफिनेटली डेफिनेटली कर सकता है और कर भी रहा है। और पिछले 14-15 सालों में मैंने देखा एक्सपीरियंस ऑफ आवर मेंटर्स। तो अगर हम कहें तो 50-60 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो उनसे मुझे मिला या उनसे सीखा, तो उसके हिसाब से ये देखा है कि डेफिनेटली ये हेल्प करता है, प्रिवेंशन में भी मदद करता है, ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट्स बॉडी की मेंटेनेंस और वीक होने से। क्योंकि देखिए अब हम बात करें कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक तो अगर जो मॉडर्न पैरामीटर कैंसर सेल्स की ग्रोथ का वो मैं देखूं तो वो कहता है कि कैंसर सेल्स डू द मेटाबॉलिज्म इन द एसिडिक मीडिया। कैंसर सेल्स को मेटाबोलाइज करने के लिए एसिडिक मीडिया चाहिए। तो आयुर्वेदा ही एक ऐसी साइंस है जहां मैंने आपको पहले भी बताया कि आम जो एक माल फॉर्म्ड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है जो खाना खाने के बाद बनता है, और वो तब बनता है जब वो एसिडिक होता है, और वो अगर एसिडिक होगा तो वो बैड सेल्स को हेल्प करेगा, नॉट की गुड सेल्स। तो आयुर्वेदा पहला टारगेट हमारा वही रहता है कि वो जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो रुक जाए। और उसको रोकने के लिए, क्योंकि फर्मेंटेशन बिना शुगर के होगी नहीं, तो चीनी बंद करनी है। तो इस तरह की जब लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं, डाइटरी चेंजेस बात करते हैं, तो वो इसलिए की जाती है कि जो आपका फूड कंपोनेंट है वो डाइजेस्ट होने के बाद में बेटर और हेल्दी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट बनाए, ताकि आपकी जो नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ है वो अच्छी रहे। और जब नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ अच्छी होगी तो वो कैंसर सेल्स को भी फाइट करेंगी और आपकी ट्रीटमेंट को टॉलरेट करने में भी मदद करेंगी। एक हेल्दी बॉडी ही ट्रीटमेंट को टॉलरेट कर पाएगी, क्योंकि एक स्टेज ऐसी भी आती है जब डॉक्टर कहता है वी कैन नॉट डू एनीथिंग। वो उस वक्त कहता है जब वो बॉडी ट्रीटमेंट झेलने के लायक भी नहीं बचती। तो आयुर्वेदा का फोकस है बॉडी एज अ होल, नॉट इन द पार्ट्स। जब जब पूरे हम सिस्टमेटिक वे से उस बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा देंगे, और वो भी उसके नेचुरल तरीके से, विटामिन की जगह विटामिन ऐसा दे के नहीं, उसका अब्जॉर्प्शन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वो अपनी न्यूट्रिशन अपने आप आहार से ले ले और हर एक सेल को न्यूट्रिशन दे दे, ताकि वो जो चल रही ट्रीटमेंट है उसके साथ में सिंक्रनाइज कर पाए। वो शास्त्र आयुर्वेद है। और उसमें आहार विहार और औषधि का कॉम्बिनेशन करके साइड इफेक्ट्स, ट्रीटमेंट्स, क्योंकि ये 3 स्टेप्स पे हम लोग काम करते हैं। हम डेफिनेटली आई बिलीव इन इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्योंकि हर एक साइंस की अपनी एक मेरिट है और डिमेरिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं। तो हमें अपनी लिमिटेशंस पहचाननी चाहिए और उन लिमिटेशंस को पहचानते हुए काम करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो पेशेंट के वेलबींग के लिए है, इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, फॉर डॉक्टर्स, फॉर पेशेंट, फॉर एवरीबॉडी। ताकि हम एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम करने से पेशेंट अल्टीमेट, बिकॉज अल्टीमेट गोल इज हेल्थ ऑफ एवरी सिस्टम। हर एक सिस्टम का अल्टीमेट गोल पेशेंट की हेल्थ ही होता है। तो अगर हम मिलके काम करें तो वो जो गोल है वो इजीली अचीव किया जा सकता है। जी सर, बिल्कुल। तो सर एक क्वेश्चन काफी कॉमन है और काफी हेल्पफुल भी रहेगा, दैट आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेते हुए डाइटरी चीजों में काफी बोला जाता है कि काफी परहेज करना चाहिए। तो सर वो क्या क्या ऐसी आप क्या क्या रेकमेंड करेंगे डाइट रिलेटेड चीजें? तो देखिए मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहा कि जब से पहले सबसे बात निकल के आई कि शुगर शुगर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फर्मेंटेशन की प्रोसेस को इनहेंस कर दी है। शुगर इज द डायरेक्ट फूड फॉर द कैंसर सेल्स। तो जो पिछले कुछ क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने तो एम्यूनेशन, जो उसको एम्यूनेशन सप्लाई का रूट है ना, उसको रोकना है। तो जो उसको डायरेक्ट न्यूट्रिशन दे रहा है तो उसकी इनटेक पहले कम कर लें।
कोई भी तरह का फर्मेंटेड फूड ना ले लें, बेकरी आइटम्स को बंद कर लें। मैदा, मैदा बहुत बड़ा शत्रु है। व्हीट एंड मैदा चपाती की फॉर्म में, गूंदे हुए आटे के फॉर्म में बहुत खराब है अपने आप में। तो हमें नेचुरल फूड सब्सटेंस जो हमारे लोकल एरिया में पैदा होते हो उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। जितना भी लोकली और सीजनली ग्रोन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इस तरह की चीजें हो वही प्रयोग करनी चाहिए। फर्मेंटेड एंड रीहीटेड फूड सब्सटेंस, सुबह का खाना रख के फ्रिज में रखा है और फिर शाम को उसको खा रहे हैं, वो बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फर्मेंटेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और जब हम उसको गर्म करते हैं तो जो बैक्टीरिया उसमें एंजाइम रिलीज करते हैं, उनमें जब केमिकल चेंजेस आते हैं, दोज केमिकल चेंजेस आर वेरी बैड फॉर द बॉडी। तो वो इन्फ्लामेशन पैदा करता है। तो पहले भी कह दिया कि इन्फ्लामेशन इज द बेसिक रूट कॉज फॉर द कैंसर। तो फर्मेंटेड फूड, रीहीटेड फूड, मैदे की आइटम्स और ऐसी सारी आइटम्स जो पचने में बहुत देर लगाती हो हमारे शरीर में, किडनी बीन्स हो गए, व्हाइट चने हो गए, ये लंबे टाइम तक पड़े रहते हैं बॉडी में। और जितने लंबे टाइम तक जो आहार द्रव्य पड़ा रहेगा उसमें उतनी ही सड़न पैदा होगी, उतनी ही फर्मेंटेशन होगी और वो एसिडिटी पैदा करेगा। और एसिडिटी अगेन कैंसर सेल्स के लिए मदद करेगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए और जितना हो सके हमें नेचर के करीब रहना पड़ेगा। मजबूरी है, जो लोग सिटीज में रह रहे हैं वो रहे हैं, तो एटलीस्ट वो अपने डाइटरी चेंजेस कर पाए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, सिर्फ हम लोग फोकस करते हैं पेशेंट की हेल्थ का, लेकिन जो अटेंडेंट्स हैं पूरी फैमिली ट्रॉमेटाइज हो जाती है। क्योंकि इंडिया में वो स्टेटस है कि कैंसर एक बोल दिया जाता है, एक टर्म, और जब एक शब्द बोल दिया जाता है डायग्नोज विद कैंसर, मींस पूरी फैमिली में एक ट्रोमा आ जाता है। पेशेंट तो अपने आप में सफर कर ही रहा होता है, लेकिन जो फैमिली है मींस उसकी कंडीशन समझना मुश्किल होता है। वो एज्यूम कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा होगा, क्या करना है, ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स क्या है, उनके साथ भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आयुर्वेदा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता दूं कि किसी भी ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल करने के 4 ही पिलर हैं। फर्स्ट इज डॉक्टर, वो अपने पेशेंट को, अपनी साइंस को अच्छी तरह से समझता हो, उसको उस पर विश्वास हो, वो अपने पेशेंट को अच्छी तरह से डील करे पैशनेटली और कंपैशन, लव उसके साथ। सेकंड थिंग इज पेशेंट, पेशेंट शुड हैव सम पेशेंस और डॉक्टर की कही हुई एडवाइस को माने, जो डाइटरी बोला गया वो करे, एंड ट्रीटमेंट के लिए उसके पास जो जो जरूरी चीजें हैं वो हों। तीसरी चीज औषधि आती है, उसमें पूरी क्वालिटीज हो, अच्छी क्वालिटी से बनी हुई हो और वो पेशेंट के बॉडी में जाके अच्छा काम करे। और चौथी चीज जो आती है वो आती है अटेंडेंट। अगर पेशेंट का अटेंडेंट खुद मेंटल और फिजिकल रूप से वीक रहेगा तो वो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होंगी उस घर में और उसमें। तो उनको खुद को भी मोटिवेटेड रखना है और ताकि वो पेशेंट को अच्छी तरह से केयर कर पाए और पेशेंट शुड फील पॉजिटिविटी उनसे भी मिले। तो सॉरी, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का कुछ गड़बड़ हो गया है। तो पेशेंट को वो फील हो कि मेरे साथ कंपैशनेटली पे, तो वो जब सिचुएशन आ जाएगी ना तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं ट्रीटमेंट्स में। पेशेंट ट्रॉमेटाइज नहीं होता, पेशेंट को अच्छा फील होता है। तो वो जो फील है ना, वो फील होना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए। तो अगर वो हम कर पाएंगे तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड सिचुएशन फॉर ऑल। तो ये एक एंगल है जिसपे हम बात कर रहे थे आयुर्वेदा के वे से। जी सर, आपने ये बात बहुत अच्छी बताई है कि पेशेंट के साथ साथ जो उनके केयर गिवर्स होते हैं, जो अटेंडीज होते हैं, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है उनकी हेल्थ को ध्यान में रखना। तो हाँ, उनकी मेंटल और फिजिकल या कंडीशन के बारे में मैंने नहीं देखा कोई भी उतना सोचता है। सब लोग पेशेंट के बारे में बताते हैं, दवाई के बारे में बताते हैं, कंडीशन के ट्रीटमेंट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन वो मेंटली क्या सोच रहे हैं ना, उनके साथ क्या हो रहा है उस बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई बात करता है।
So as a medical practitioner, this is my duty कि I should talk to them. They should feel as a family. क्योंकि this is my way. I don't know about other doctors, but this is my way that when I start working with a patient, I feel like how the family feels. So they should feel like somebody is caring us और मेरे से share कर पाए इस तरह का. तो ये हर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो लोगों को एटलीस्ट कंसल्ट कर पाए, उनसे बात करें, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जाने. तो ये जरूरी है. इतना मींस हेक्टिक हो गया है, आई नो, बट टाइम लेके चलना चाहिए. और इस एंगल के साथ जो होलिस्टिक अप्रोच है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है. सबके साथ जरूरी होती है, बट स्पेशली फॉर द कैंसर पेशेंट एंड इन इंडिया जहां पे काउंसलिंग पार्ट इज मिसिंग, वहां बहुत ज्यादा जरूरी है. बिल्कुल सर. सर आपने मेरे क्वेश्चंस का काफी अच्छे से आपने आंसर दिया है. मेरे सारे क्वेश्चंस आपने पूरे अच्छे से क्लियर कर दिए हैं. वी हैव सम पीपल जिनको डिस्कस करना है, तो हम लोग जल्दी से एक बार उनके क्वेश्चंस भी ले लेते हैं. आफ्टर 6 देयर आर सम अपॉइंटमेंट्स, सो वी कैन टेक क्विकली. या डेफिनेटली सर. तो अतुल जी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं. अतुल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. Okay, so is I'm audible, sir? Yes, please. Okay. Hold a second, sir. So, sir, my question is basically related to. Let me cross my door. Yes. Sir, as you, जैसा कि अभी आपने कहा कि भाई there is a people should reach Ayurveda on time, so they are not too much late for the treatment. So, sir, what is the point where Ayurveda can, because nobody can, doctor is not a magician. But at what point doctor are capable enough to be evaluate? I'm not saying judge, but to evaluate that this disease or this this cancer can be controlled, or this person going to be live a normal life for a further time or certain time. Is there any point, sir, where doctor is able to say this word in Ayurveda? Atul ji, I will not generalize this condition because हर एक डॉक्टर का एक अपना एक्सपीरियंस होता है विद सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर्स. जहां पे उसने पिछले कुछ सालों से काम किया होता है, वहां तो वो एक पॉइंट पे पहुंच सकता है कि ओके ये कंडीशंस हैं और अब इस तरह से हम काम करेंगे. तो जैसे बहुत सारे, मान लो सडनली फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूंगा कि इफ अ पेशेंट विद लिवर कैंसर इज कमिंग टू मी, एट फर्स्ट मींस वो डायग्नोज होता है, क्योंकि डेफिनेटली डायग्नोज तो वो होते हैं बहुत हायर सेंटर्स पे ही जाके होते हैं. ठीक है. तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उन तरह के केसेस को हम कहते हैं ओके वी कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट. अगर उसमें जॉन्डिस की कंडीशंस डेवलप नहीं होती है तो उसकी प्रोग्नोसिस बेटर होती है और वहां पे हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं. आई हैव सीन मेनी गुड रिजल्ट्स. अगर इसी तरह के कुछ कैंसर, मान लो ओवेरियन कैंसर होता है और पेशेंट की एज सपोर्ट करती है, देन आई गाइड देम टू go for further treatments like surgery and other conventional treatment, and then I take that case post the completion of conventional treatment as a follow-up treatment to avoid the possible relapse, and we got good result in that also. So there are different kind of situations that depends on individual doctors experience. So I'm not saying, so मैंने अपना एस्पेक्ट बताया. कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि हम, मेरे पास ब्लड कैंसर पे अच्छी एक्सपीरियंस है. दिस इज द लाइक आयुर्वेदा का एक ही ड्रॉबैक हो रहा था अभी तक. तो मैंने अपनी प्रैक्टिस के बारे में बात की, तो मैंने उसको डॉक्यूमेंट किया है. तो उस डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद मुझे पता चला कि इस तरह के कैंसर पे मेरा आयुर्वेदा काम नहीं कर पा रहा है. तो हम डायरेक्टली उनको गाइड कर देते हैं कि नहीं मेरे पास नहीं हो रहा है, आप ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए. क्योंकि या फिर हम कोलैबोरेटिव, जैसे मैंने कहा ब्रेस्ट कैंसर में हम कोलैबोरेटिव अप्रोच पे जाते हैं, हम लोग ओवेरियन कैंसर में कोलैबोरेटिव अप्रोच पे चाहते हैं. बच्चों के जो कैंसर्स हैं ALL और इस तरह के, तो हम कोलैबोरेटिव अप्रोच, जब मेंटेनेंस की बात करते हो तो हम आयुर्वेदा के साथ करते हैं. बट आई नो लीवर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, जहाँ पे कीमोथेरेपी जो वैस्कुलर ऑर्गन है वहां पे उतना अच्छा रोल नहीं हो पाता, कंट्रोल नहीं हो पाते, या बिल्कुल टर्मिनल कंडीशन पे होते हैं, वहां हम डायरेक्टली आयुर्वेदा करते हैं. बट we explain the limitation to the patient कि हमारी approach either it is a palliative care or we are looking for the extension of quality life, और इस तरह से हम
पहले से एडवांस में एक्सप्लेन कर देते हैं पेशेंट के लिए, देयर इज नो फॉल्स क्लेम्स एंड नथिंग एंड नोबडी कैन मेक दोज टॉल क्लेम्स. Another quick question, sir. Another quick question. I'm a patient of sarcomatoid renal cell carcinoma. Clear, Okay. sir. Renal cell clear cell carcinoma. Because very fast I will explain. 2021 September, I diagnosed with this thing. My right kidney was removed. Radical nephrectomy has been done, and after that, there was a small lesion left in my psoas muscle, in my spine area, iliac muscle. Yeah. So I'm getting that immunotherapy in terms of that. Physically, I am doing well. Treatment is going very well. I'm not feeling anything like, okay, getting tired is a normal thing because treatment, the dose is really heavy. Feeling Yes, yes. tired it's going on. Rest, I'm doing well. All my concern is this, there is PET scan has been done now, reached to 6 months. No FDG find in my whole body. There is no metastatic and nothing. Everything is going to be clear. Then what should I follow to keep this not to reach to the recurrence? Yeah, And this is do Ayurveda have something to prevent the recurrence of renal cell carcinoma? yes. So yeah, I have seen this Atulji. I have seen few cases of renal cell carcinoma post this surgery. So they are still doing good. So this is the right point where you are to start Ayurveda. Okay. तो जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो आपका, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बार एक्सप्लेन किया है कि डाइटरी चेंजेस के बिना आयुर्वेदा नहीं होगा. आपको पहला चीज तो यही है कि हम घर पे खाना तो रोज खाते हैं, तो वो खाना ऐसा होना चाहिए जो आपके हेल्दी सेल्स को न्यूट्रिशन दे और जिसकी वजह से वो जो आपकी उनको टैकल कर पाए, वो एक पार्ट रहेगा. डेफिनेटली उसको डाइटरी पार्ट को आपको मैनेज करना पड़ेगा. यानी मैंने आपको शुगर इनटेक कम करना चाहिए, आपके वेट को मैनेज करना चाहिए, और जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, योगा है, इस तरह के किसी भी एक्टिविटी के साथ में अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहिए, और साथ में सर्टेन आयुर्वेदा हर्ब्स का यूज करना चाहिए एट लीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 years, जब तक आपका ये फॉलोअप कंटिन्यू रहता है तब तक. और उसके बाद अगर रहता है तो यूजुअली up to 5 years, if there is no recurrence, then we feel very safe. Thank you very much, sir. People are in queue, sir, so I will just take your leave. Thank you. Yeah, thank you. Welcome. थैंक यू अतुल जी डिस्कस करने के लिए. हमारे पास लास्ट 5-6 मिनट्स हैं, तो हम जल्दी थोड़े और डाउट्स ले लेते हैं. भी काफी देर से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं. दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. गुड इवनिंग डॉक्टर नवीन शर्मा जी. गुड इवनिंग फ्रॉम मुंबई. जी. तो मेरे 2 क्वेश्चन हैं. बताइए. एक तो सीबीडी टीएनबीसी में काम करता है या नहीं है, और सेकंड पीसीओडी में क्या काम करता है? देखिए, सीबीडी पीसीओडी का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है. आई हैव नॉट सीन एनी केस ऑफ सीबीडी विद पीसीओडी. वी ट्रीट पीसीओडी विद डिफरेंट काइंड ऑफ आयुर्वेदा प्रिपरेशंस. ओके, सो व्हाट अदर्स यू सेड? टीएनबीसी, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर. हाँ, ट्रिपल क्या स्टेज है अभी क्या ट्रीटमेंट की स्टेज 4 है. ये एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नहीं है, सब और भी सब जो है ना पार्टिसिपेंट है उनके तरफ से मैं पूछ रहा हूँ. हाँ, देखिए, मैं ट्रिपल नेगेटिव जो ब्रेस्ट कैंसर है, सो दिस इज लिटिल बिट हाई रिस्क ऑफ कैंसर. तो अब मैं यही जानना चाहता हूँ कि स्टेज किस, उनकी सर्जरीज हो चुकी है नहीं है. तो अगर हम नहीं हुआ, अगर पेशेंट की एज सपोर्ट करती है, तो आई रिकमेंड देम फॉर सर्जरी एंड रेडिएशन कीमोथेरेपी व्हाटएवर दे कैन. देन वी स्टार्ट सीबीडी एंड सम आयुर्वेदा हर्ब्स, बिकॉज यहाँ मुझे दोबारा देखना है कि उनके और क्या जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं. पेशेंट को किसी भी तरह की एसिडिटी की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, एसिडिटी रिलेटेड सिम्टम्स नहीं होने चाहिए. तो उसको अगर हैं तो उसको हम लोग टैकल करते हैं. और डाइटरी पार्ट तो मैंने, क्योंकि बार बार जब आप आओगे तो मेरे पास डाइटरी पार्ट तो रहेगा ही, वो हम करते हैं. तो ये एक मेरा तो ब्रेस्ट कैंसर के साथ वर्क करने का एक्सपीरियंस है, वो इसी तरह से है. अगर एल्डरली पेशेंट्स हैं, देन इफ सर्जरी इज पॉसिबल दे कैन गो फॉर सर्जरी, एंड if lymph nodes are not positive, then we sometime directly start Ayurveda post surgery. स्टेज 4 में सर्जरी तो पॉसिबल होता ही नहीं है. नहीं, स्टेज 4 में मेटास्टेसिस कहाँ है वो भी डिपेंड करता है. अगर नहीं है तो फिर हम इस पे पैलेटिव केयर पे ही जाएंगे. अगर स्टेज 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम पैलेटिव केयर पे ही जाएंगे.
और किस ऑर्गन पे इम्पैक्ट हुआ है, उसके हिसाब से फिर आयुर्वेदा का प्लान करते हैं। ओके, थैंक यू। डिस्कस करने के लिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। डॉक्टर उत्कालिका का भी डाउट है। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। और डॉक्टर उत्कालिका, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपके जो डाउट है आप पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक अभी अवेलेबल नहीं है। अनिल जी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? अनिल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब 1-2 मिनट बने, क्विकली करूंगा। दिस इज रिगार्डिंग माय वाइफ जिनकी एज 63 इयर्स है। उनको 1 साल पहले ग्लियोसिरकोमा ग्रेड 4 डायग्नोज हुआ था। तब से उनका रेडिएशन नॉर्मल जो चलता है 40 डेज प्लस TMZ, वो करीब 10 साइकिल बिल्कुल ठीक चले। तो पिछले अगस्त एंड तक जो MRI था वो बिल्कुल क्लियर था। करीब महीना पहले अचानक उनकी आईसाइट जानी शुरू हो गई और विद इन 1 मंथ उनकी आईसाइट दोनों आईज की करीब करीब चली गई है, 0 प्रैक्टिकल। और जो MRI कराया तो उसमें ऑप्टिक नर्व के ऊपर ट्यूमर ग्रोथ दिखी है। तो अब इसके अंदर उन्होंने मेडिसिन चेंज करके B और I जो 2 कॉम्बिनेशन है वो शुरू करा है। 1 साइकिल हुआ है अभी। तो यहाँ पे मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट था कि CBD फुल स्पेक्ट्रम कितना दूं, कैसे दूं, और विल इट हेल्प? ऑर्डर में भी राइट कराओ। देखिए सर, इट विल हेल्प फॉर इम्प्रूविंग हर क्वालिटी ऑफ लाइफ एट दिस स्टेज। मैं आपको बहुत बड़ी चीजें अभी कहना नहीं चाहूंगा, बट जो उनकी पैलेटिव केयर के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं CBD के साथ में विद ऑनगोइंग ट्रीटमेंट। तो मैं ये क्वेश्चन था, जो उनका जो जहां से ओरिजिन स्पॉट था उसका जो अभी आपकी ट्रीटमेंट हुई उस पे क्या इफेक्ट है? वो ओरिजिन पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है। ये डिफरेंट जगह पे ग्रोथ हुई है। ये रिग्रेशन हुआ वहां पे जो आपकी ट्रीटमेंट्स के साथ में, ठीक है। जो सर्जरी तो, और वो हुआ था वो ठीक है, वहां पे कोई प्रॉब्लम। हाँ, तो जनरल हेल्थ ऐसी कैसी है अगर हम रीजनेबली ओके, वो अपना चल पाती हैं, अपना हाइजीन खुद देखती हैं, थोड़ा डिसोरिएंटेड रहती हैं, डायरेक्शन भूल जाती हैं कई बारी, बट अदरवाइज शी इज एबल टू वॉक एंड टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। जो हाइजीन वगैरह वो सब खुद कर पाती है। ठीक है, आईसाइट बिल्कुल 0 होगी। ओके। तो इस कंडीशंस में जो इन्फ्लेमेशन और उसको अगर हम ट्यूमर साइज पे काम करने के लिए CBD अच्छा काम करती है। स्टार्ट हम कर सकते हैं विद ऑनगोइंग ट्रीटमेंट और उसके इम्पैक्ट लेके, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं तो उसका इम्पैक्ट कैसे कितना होगा वो तो हमें विद द टाइम के साथ ही चलना चाहिए और उसी से हमें पता चलेगा। और भी कुछ आयुर्वेदा का कॉम्बिनेशन है जो हम ऐड कर सकते हैं, बट आई डोंट नो हाउ योर डॉक्टर विल बी एग्री विद दैट। जो मैं एक्चुअली एक वैद्य से टच में हूँ, तो उन्होंने जो बोसवेलिया वगैरह और 1-2 चीजें जो उन्होंने आयुर्वेद किया वो दवाइयां दी हुई है। ठीक है, सपोर्टिव नहीं। तो मेरा मेन कोई CBD पे था, वो आपने आंसर कर CBD दिया। कर सकते हैं। अब डाइट पे थोड़ा सा जो मैंने गाइड किया है वो चीजें आप अगर वो आई थिंक सबसे बड़ा वीक पॉइंट, जो लेडीज जो पुराना खाना खाती है ना, मेरा ख्याल वो एक बहुत बड़ा विलियन है। खाना पुराना खाती है सर, ब्रेकफास्ट लेट करने की आदत रहती है मैक्सिमम बहुत सारी लेडीज में। और आई डोंट नो कि वो चाय पीती हैं नहीं पीती हैं, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में पहले लेडीज का क्या रहता है कि सबका टेक केयर करेंगी, खुद 1-2 कप चाय पी लेंगी, फिर रात में 10-11 बजे ब्रेकफास्ट और वो सारी चीजें रहती हैं। तो ये सारे फैक्टर एसिडिटी प्रोड्यूस करने वाले रहते हैं। और वो ये कि अभी इतनी देर से वही बोले, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एसिडिटी एक ही फैक्टर है, उस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। वो हम करेंगे तो डेफिनेटली हम कुछ बेटर। खत्म हो गया टाइम। डॉक्टर, वी कैन नॉट हेयर यू। टाइम खत्म हो गया या क्या हो गया? 6 o'clock 1 घंटे का बुकिंग था, वो खत्म हो गया शायद। अभी है क्या? यू कैन हाँ, हियर मी? अब आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इन सारे फैक्टर्स पे भी काम कर पाए सर, तो पेशेंट, आई हैव सीन मैनी केसेस जिन्होंने अपनी विल पावर और अपनी डाइट को कंट्रोल करके उनको मतलब इस डिजीज के साथ फाइट किया है। वी नीड अ फाइटर स्पिरिट टू फाइट दिस डिजीज। अकेला मेडिसिन नहीं चाहिए, वो अंदर से आपका भी और उनका दोनों का होना बहुत जरूरी है।
तो आप ये कीजिए, डाइटरी चेंजेस कीजिए और ये CBD हम यूज कर सकते हैं, सो यू कैन कॉन्टेक्ट इन द टीम। तो अगर आपको क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन या इस तरह की कोई चीज चाहिए, देन वी कैन रिकमेंड द डोजेस एंड ऑल। हेलो जी, आई थिंक अनिल जी का वीडियो पॉज हो गया है। अगर कोई और क्वेश्चन एक लेना है तो ले सकता हूं मैं, देन वी विल टेक इट, बट वी कैन प्लान अनदर सेशन एनी टाइम इफ पीपल आर वेरी अच्छा। श्योर श्योर सर। हम लोग जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं प्रिया दर्शनी जी का। प्रिया दर्शनी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो यस सर, नमस्कार। जी नमस्ते। हाँ सर, ऐसे मेरा ओवरियन कैंसर हुआ था अभी 2021 मार्च में डिटेक्ट हुआ था। अभी मेरा 2021 अभी में ना? 21 को मार्च को। हाँ सर। तो अभी सर मेरा केमो 6 हो गया और ऑपरेशन भी हो गया है। तो अभी सर MRI किया था तो कहीं भी कुछ मेटास्टेसिस नहीं हुआ है। तो सर अभी जो आपका आयुर्वेद है, क्या हम कभी ले सकते हैं उसका? अभी यही राइट स्टेज है जब आयुर्वेदा शुरू करना चाहिए आपको। और जो जो चीजें मैंने डाइटरी पार्ट पे आपको बोली वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी आपके फेस पे मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन है। तो चाय पी रही हैं तो बंद कीजिए, चीनी ले रही हैं तो बंद कर दीजिए, और रीहीटेड और फर्मेंटेड फूड बिल्कुल नहीं खाना है। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कीजिए, और आयुर्वेदा और CBD आप ले सकती हैं, एंड दिस इज द राइट टाइम। लेट होने के बाद से अच्छा है कि अभी हम शुरू करें। डॉक्टर्स आपको नहीं बोलेंगे कि आप लीजिए, बट मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको लेना चाहिए। सर वैसे कि आपसे अगर आयुर्वेद हम लेंगे तो कैसे कांटेक्ट करेंगे आपके साथ? ऐसे देखिए ये टीम है, ये आपसे कांटेक्ट करेंगी, आप अपना नंबर उनके साथ शेयर कर दीजिए, देन वी कैन मेक अनदर पर्सनल सेशन जहां से फिर हम बात करके बाकी डिटेल्स आपसे लेके फिर एक प्रेस्क्रिप्शन आपके लिए प्लान करते हैं। सर ऐसे आयुर्वेद से हमारा जब रिकरेंस होता है उसका चांस कम हो जाएगा सर? उसी पे काम करना है मैंने, उसी पे काम करना है कि वो रिकरेंस के चांसेस कम हो जाएं, ना हो। तो वो अभी टाइम है, होने के बाद का टाइम नहीं, अभी से शुरू करेंगे। ठीक है सर। वॉक कीजिए, वॉक कीजिए, खुश रहिए। अभी कुछ नहीं है, डोंट वरी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बट अपने खान पान पे और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वॉक, योगा जो कर सकते हैं वो कीजिए। सर ऐसे मैंने एक्चुअली हाउस वाइफ नहीं हूँ, मैं वर्किंग लेडी हूँ सर। हाँ। अभी मेरा जो कैंसर डिटेक्ट हुआ था, मैं अभी छुट्टी में हूँ। तो उसके हाँ। बाद सर जॉब कर सकती हूँ? ऐसे तो मुझे डर लगता है कि हाँ रिकरेंस हो जाएगा या कुछ ऐसे। नहीं, वो डर निकालना है। जो नहीं हुआ ना उसके बाद उसको इनवाइट नहीं करना अभी, समझे? जो नहीं है उसको क्यों सोच सोच के इनवाइट करेंगे, ये बोलना है नहीं होगा, और हम मिलके उसको लड़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं सब करेंगे। लेकिन ये सोचने से नहीं हो सकता कि होगा तो नहीं, होगा तो नहीं, 10 बार होगा नहीं होगा तो उसके बारे में बोलेंगे क्यों? नहीं होगा बोलेंगे कल। हाँ कोई सर। पूछे, कोई बात भी करता है, पूछे, बोलना आई एम वेरी गुड, आई एम फिट एंड फाइन। हाँ सर। और आप हो भी, बस आपको नए सिरे से सोचना है, नया जिंदगी का शुरुआत करना है, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, वो सबको करने पड़ते हैं। आपको डिजीज आया, आपको भगवान ने इंडिकेशन दिया इसलिए करना है, अदरवाइज तो सबको ही करना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, नो स्वीट्स बंद कर दीजिए। सब तरह लेना है तो किशमिश ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं, वो डेट्स ले सकते हैं, बट नो व्हाइट शुगर, नो व्हाइट सॉल्ट। यूज कीजिए सेंधा नमक, जो रॉक सॉल्ट होता है वो यूज कीजिए। हाँ सर। ओके, तो और खुश रहिए, बी हैप्पी, खुश रहिए और खुश रखिए। हाँ सर। है ना? तो ये थैंक रहेगा। अब ये टीम ने नंबर शेयर किया था, आप उनसे बात कर लीजिए, देन अपॉइंटमेंट सेशन एक फिक्स करेंगे, फिर मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, नमस्कार।
जी, थैंक यू प्रियादर्शनी जी अपना डाउट्स डिस्कस करने के लिए। और मैं सबको बोलना चाहूंगी, आप लोगों के जो भी और डाउट्स हैं, मैंने हमारा नंबर 2 बार चैट पे शेयर कर दिया है। आप लोग वो क्वेरीज उस पे फॉरवर्ड कर दीजिए एंड हम डॉक्टर के साथ वो क्वेरीज पता करके आपको उसका रिस्पॉन्स बता देंगे। एंड अगर आप डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन चाहते हैं, उसके लिए भी आप सेम नंबर पे हमें बता सकते हैं। देन वी विल सेट अप अ प्रॉपर 1-on-1 कंसल्टेशन विद द डॉक्टर। एंड अभी हम आगे, अभी कुछ लोग हैं जो और डिस्कस करना चाहते हैं, बट डॉक्टर के आगे अभी कंसल्टेशंस भी हैं। सो इसीलिए मैं सबको वापस से बोल रही हूँ, जो भी डाउट्स है आप नंबर पे भेज दीजिए एंड हम लोग सबको उनके रिस्पॉन्सेज बता देंगे। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने आज टाइम निकाल के हमारे सेशन में ज्वाइन किया है। हेलो हेलो हाँ जी। तो जी, तो सर बस मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, आपने इतनी अच्छे से सबको चीजें एक्सप्लेन करी। आई एम श्योर कि बहुत सारे पेशेंट्स और सर्वाइवर्स एज वेल एज केयर गिवर्स की काफी हेल्प हुई होगी। एंड थैंक यू सो मच सर वंस अगेन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट्स माय प्रिविलेज इफ आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टू व्हाट यू, और आपने पेशेंसली मुझे सुना। आई डोंट नो कैसा था क्या था, बट आई स्पीक जो जो मेरे दिल से आता है और जो मुझे अभी तक पता है। तो आई डोंट स्पीक वेरी टेक्निकल थिंग्स और थिंग, बट दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। आई एम थैंकफुल फॉर एवरीबॉडी। जी, थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। एंड आई एम वंस अगेन सॉरी, मुझे नहीं पता है, कोई टेक्निकल इशू की वजह से मेरी वीडियो आज ऑन नहीं हुई है। सो रियली सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।